हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। ये वही सेशन है जो प्रीवियस ईयर एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन पर आधारित है, जिसमें अब तक लगभग 500 क्वेश्चन के सॉल्यूशन और डिटेल एक्सप्लेनेशन को मैंने आपके सामने रखा है, जो कि कुल 33 सेशंस हैं। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं 34वें सेट के सभी 15 क्वेश्चन के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन का आंसर क्या है, उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इस सेट को बना लिया होगा। वैसे बच्चे जिन्होंने इस सेट को सॉल्व नहीं किया है, वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे डाउनलोड कीजिए, बनाइए और फिर यहां आकर आंसर मिलाइए और समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सी ऐसी वजह है जिस कारण से आपका कोई भी आंसर गलत हो गया है। यहां पर कुछ बच्चे होंगे जो फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे कि पता नहीं ये श्रृंखला कब खत्म होगी। मैंने आपको कहा ही है कि 2016 तक के क्वेश्चन अभी मेरे पास अवेलेबल है, तो जो सेट आपको उपलब्ध कराया गया है, सेट 44 मुझे जैसा लगता है, वहां तक इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, और उसके बाद जैसे जैसे ये उपलब्ध होता जाएगा फिर हम उसको शामिल करते रहेंगे। इस सेशन की जगह पर एक वैल्यूएबल सेशन, चाहे वो सेंटेंस अरेंजमेंट हो या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, देखते हैं जो सुटेबल होगा वो हम यहाँ पर लेकर आएंगे। उसके भी कुछ प्रैक्टिस सेट्स आपके सामने रखेंगे और उसको सॉल्व करने की विधा आपको हम सिखाएंगे। बहरहाल यहां पर फटाफट नोटबुक, आंसर शीट और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि सेट 34 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। चलिए देखा जाए। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेट 34 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। हर एक एपिसोड की तरह क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेगा, एक एक करके हम उसके आंसर और एक्सप्लेनेशन को आपके सामने रखेंगे। इससे पहले हमने 498 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो है 499। चलिए सबसे पहले तो एक सुधार इसमें कर लेते हैं, या अगर आप सुधार नहीं करना चाहते, क्योंकि सुधार इसलिए करना पड़ेगा, आगे जाकर के इसमें प्रोनाउन वगैरह लगा हुआ है, तो आपको सुधार क्या करना है कि इसमें जो रेसिडेंट है वहां एक्चुअली सोर्स में रेसिडेंट्स है, रेसिडेंट्स एस लगा हुआ है उसमें, और उसको आपको ऐड कर लेना है। उसके हिसाब से यहां लिखा हुआ है कि रेसिडेंट्स हैव बीन प्लांटिंग द ऑर्नामेंटल ट्रीज आउटसाइड देयर होम्स एंड इन लॉन्स टू ऐड ब्यूटी एंड गिव देयर प्लेस अ ग्रैंड लुक। अब बताइए, करते आ रहे नहीं है, किया है, कि रेसिडेंट्स हैव प्लांटेड। यहां पर बिन प्लांटिंग जो है ये सुटेबल संदर्भ के हिसाब से नहीं लग रहा है, उससे ज्यादा बेहतर मीनिंग जो है, ज्यादा एक्सप्रेसिव जो मीनिंग है और इंप्रेसिव मीनिंग जो यहां पर आएगा वो आएगा रेसिडेंट्स हैव प्लांटेड द ऑर्नामेंटल ट्रीज आउटसाइड देयर होम्स एंड इन लॉन्स टू ऐड ब्यूटी एंड गिव देयर प्लेस अ ग्रैंड लुक, और तब जाकर के सही होगा। तो इसीलिए इसके जो ए नंबर ऑप्शन में बिन प्लांटिंग है उसको हम क्या करेंगे, प्लांटेड में चेंज कर देंगे। बिन प्लांटिंग हट करके वहां पर हो जाएगा प्लांटेड, चूंकि उसके पहले हैव लगा हुआ है और आपको पता है कि हैज, हैव, हैड के साथ हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और ये परफेक्ट एक्शन यानी कि जो पहले से हो चुका है कि उन्होंने उसको ऐसा किया है, लगाया है ऑर्नामेंटल ट्रीज आउटसाइड देयर होम्स एंड इन लॉन्स, ताकि वो अच्छा दिखे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लांटेड, और इसीलिए 499 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आपको ये बात समझ में आई होगी कि मीनिंग जो है वो ज्यादा एक्सप्रेसिव एंड इंप्रेसिव हो जाए, उसके लिए हमने यहां पर बिन प्लांटिंग को हटा दिया है, क्योंकि करते आ रहे हैं तो ये कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, उन्होंने ऐसा लगाया है, तब जाकर के मीनिंग जो है यहां पर सही और सटीक आएगा, और तब इसका आंसर जो हो जाएगा उस आधार पर वो हो जाएगा ए। चलिए 500 के ग्रुप में हम लोग पहुंच गए हैं। 500वां क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है, अ डायमंड ज्वेलर्स प्यून tipped off a gang about the gold in his employer's vault। अब कह रहा है कि a diamond jeweler's peon tipped off a gang about the gold in his employer's vault। इसमें पहला जो हिस्सा है ज्वेलर्स प्यून, tipped off a gang, यहां तक ठीक है। about the gold वो भी ठीक है, सोने के बारे में बताया, गोल्ड जो है
इन हिज, अब चूंकि यहां पर प्यून की बात है, वो अकेला है, तो हिज एम्प्लॉयर्स वॉल्ट, और यहां पर कोई भी सेक्शन, ना ए ना बी ना सी ना डी, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है, और इसीलिए आंसर है हमारा नो एरर, और जो ऑप्शन है वो है ई। चलिए 500 क्वेश्चन हमने पूरे किए हैं 34 सेट के सफर में, और उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ होगा कि आपने 500 क्वेश्चन को इस क्रमबद्ध तरीके से बनाया है। वैसे बच्चे जिन्होंने इसे सॉल्व नहीं किया, किसी वजह से रुक गए हैं, आप जरा उस फीलिंग्स को अनुभव करने की कोशिश कीजिए कि आप अगर 500 बना लेंगे तो आपको कैसा फील होगा। 500 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपकी स्थिति भी कैसी होगी। अगर आप 20, 25, 50, 100, 150 बना करके जो फील कर रहे हैं, अगर आप 500 बनाते हैं तो आपके अंदर कितना ज्ञान का संचयन होगा और आपका लेवल कैसा रहेगा। तो ये समझने वाली बात है और आपको इसे करना चाहिए। तो धीरे धीरे ही सही, बनाइए जरूर। चलिए सेशन का अगला सवाल देखते हैं। चूंकि 500 हो गया है तो इसके बाद जो अगला सवाल होगा वो होगा 501। कह रहा है he said that the performance of the Indian team was satisfactory at the international meet and that they learned a lot from watching top seeded layers through action, नहीं in action, top seeded layers in action। यहां पर थ्रू लिखना बिल्कुल गलत है, इन एक्शन, उनके एक्शन में, इन एक्शन एट द ग्रैंड स्लैम, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। कहता है कि he said that the performance of Indian team was satisfactory at the international meet and that they learned a lot from watching top seeded layers in action at Grand Slam, और तब जाकर के ये बिल्कुल सही मीनिंग देगा, और इसीलिए जो 501 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। थ्रू यहां पर मीनिंग के हिसाब से संदर्भ में फिट नहीं बैठ रहा है, यहां पर जो सही प्रेपोजिशन होगा इन एक्शन, तब जाकर के ये सही होगा, इन लगाएंगे थ्रू को हटा करके। चलिए अगला सवाल देखा जाए 502। कह रहा है वॉचिंग द एक्सपोनेंशियल टैलेंट ऑफ वर्ल्ड टेनिस एज द बेस्ट थिंग्स, नहीं एज द बेस्ट थिंग, ठीक है, वॉचिंग द एक्सपोनेंशियल टैलेंट ऑफ वर्ल्ड टेनिस एज द बेस्ट, तो सुप्रीम है ना, तो वहां पर होगा बेस्ट थिंग टू हैपन टू हिम। यहां पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। वैसे भी जो सुपरलेटिव है सबसे ऊपर है, अगर हम पूरे ग्रुप की बात करेंगे तो वहां पर हम ग्रुप को रख सकते हैं, बट यहां पर क्या कह रहा है कि एज द बेस्ट थिंग, सबसे बेहतरीन चीज, वॉचिंग द एक्सपोनेंशियल टैलेंट ऑफ वर्ल्ड टेनिस एज द बेस्ट थिंग टू हैपन टू हिम, और तब जाकर के बिल्कुल सही होगा। इसीलिए 502 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला सवाल देखा जाए 503। देखिए मुझे नहीं लगता है कि आप सबको अब ज्यादा परेशानी होती होगी, क्योंकि शुरुआत के 20, 17, 18, 20 तक कुछ जो है वो ग्रामर के रूल्स आ रहे थे, नॉर्म्स आ रहा था, उसके बाद लगभग उसी पर आधारित सारे सवाल है। तो आप समझ लीजिए कि एरर स्पॉटिंग का जो हुआ है उसका दायरा कितना छोटा है। अगर आप 2-4 चैप्टर को ढंग से पढ़ लेते हैं तो मैक्सिमम सवाल वहीं से पूछा जाता है। चलिए देखा जाए 503। कह रहा है कि द मीटिंग टुक प्लेस अ डे आफ्टर द एजेंसी हेल्ड अ मीटिंग विद प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स टू इवैल्यूएट स्टेप्स दैट were being taken। अब यहां were क्यों लगा, देखिए अब that steps that were being taken, चूंकि हम steps की बात कर रहे हैं तो मुझे पैसिव में लिखना पड़ेगा, और पैसिव में हमने लिखा है being लिखा है, तो उसके पहले जो है मुझे एक हेल्पिंग वो बी का फॉर्मेट रखना पड़ेगा। अब बी के फॉर्मेट में हमने is RM क्यों नहीं लिया, तो शुरुआत से कहानी सुनिए क्या है। took place V2, फिर क्या लिखा हुआ है held a meeting V2, तो इसीलिए जो है वहां पर क्या हो जाएगा that were, being से पहले हम क्या करेंगे, जहां पर लिखा हुआ है being उसके पहले हम were ऐड कर देंगे, और तब जाकर के ये सही हो जाएगा कि that were being taken to ensure that the building were not affected, तब जाकर के ये सही हो जाएगा, और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। हम यहां पर चीजों को पकड़ते हैं, ढंग से देखते हैं, क्योंकि क्या कह रहा है टू इवैल्यूएट स्टेप्स दैट वर बीइंग टेकन, मतलब जो स्टेप्स लिए गए उसको इवैल्यूएट करने की बात। तो चूंकि वो ऑब्जेक्ट है वहां पर, उसको पैसिव में उसी को डायरेक्ट रिलेटिव से लिख करके ऑब्जेक्ट को जो है वैल्यू देते हुए शुरुआत में लिखते हुए, जैसा कि हम पैसिव में करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस लिखते हैं, तो वहीं पर यहां पर लिखा हुआ है कि टू इवैल्यूएट स्टेप्स
that were being taken, और तब जाकर के इसका मीनिंग सही हो जाएगा, और इसलिए जो 503 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 504 क्या कह रहा देखिए। द डायरेक्टर एक्सप्लेन्ड द थीम एंड द कंसेप्ट ऑफ द इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल। अब यहां पर देखिए इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल के लिए जो है द डायरेक्टर एक्सप्लेन्ड द थीम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, और यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है कि डायरेक्टर ने एक्सप्लेन किया थीम किस चीज का और कंसेप्ट किस चीज का, इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल जो होने वाला है उसका, और इसीलिए जो 4 नंबर है इसका आंसर हो जाएगा नो एरर, और जो ऑप्शन होगा वो होगा ई। मैं समझ सकता हूं बच्चे कि आपको परेशानी होती होगी, बट ये सेंटेंस अगर आप देखते हैं और इसमें आपकी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए सेंटेंस लिखा द डायरेक्टर, उसके बाद V2 से लिखा कि पास्ट में उसने एक्सप्लेन किया, किस चीज को एक्सप्लेन किया भाई, तो ऑब्जेक्ट भी लिखा है द थीम एंड द कंसेप्ट ऑफ द इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल। तो बिल्कुल यहां पर कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, एक साधारण सा सेंटेंस है, नॉर्मल बोलचाल वाला सेंटेंस है। बट आपको गड़बड़ क्यों लगता है, आपसे गड़बड़ी क्यों होती है? क्योंकि आपको खुद पर भरोसा होने में पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, आपको खुद से क्यों इतना डर लगता है कि हम अगर अपने आप पर भरोसा कर लेंगे तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। नहीं, आप अपने ज्ञान के आधार पर खुद पर भरोसा कीजिए, और उसमें जो कमी हो उसको और ज्ञान अर्जित करके और पढ़ के और समझ के उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, तभी आपका लेवल अच्छा होगा। तो यहां पर क्या हो गया कि ABCD कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है, और जिसका जो आंसर है वो है नो एरर। चलिए 505 अगला सवाल है, देखा जाए क्या कह रहा है। द फाइट एमंग राइवल कैंडिडेट्स बिटवीन द मीडियम ऑफ कैची स्लोगन्स हैज स्टार्टेड। अब देखिए कि बिटवीन का प्रयोग यहां पर बिल्कुल अनुचित है। कह रहा है द फाइट एमंग, जब पहले लगा दिया है एमंग तो फिर यहां बिटवीन क्यों लगाएंगे? एमंग राइवल कैंडिडेट्स किस माध्यम से शुरू हुआ? थ्रू द मीडियम ऑफ कैची स्लोगन्स हैज स्टार्टेड, मतलब किस माध्यम से? थ्रू द मीडियम, यहां बिटवीन की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे थ्रू का, तब जाकर के सही होगा कि द फाइट एमंग राइवल कैंडिडेट्स थ्रू द मीडियम ऑफ कैची स्लोगन्स, ठीक है, हैज स्टार्टेड। मतलब है कि राइवल कैंडिडेट्स के बीच जो है झगड़े जो शुरू हुए हैं वो किस माध्यम से हुए? तो थ्रू द कैची स्लोगन्स, थ्रू द मीडियम ऑफ कैची स्लोगन्स। यहां बिटवीन को हटा देंगे, उसकी जगह पर थ्रू का इस्तेमाल करेंगे, और 505 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ये समझदारी है, अगर आप गौर से इसको देखते तो पहले ही लगा दिया है कि द फाइट एमंग राइवल कैंडिडेट्स, तो जब यहां पर एमंग ऑलरेडी पहले से लगा दिया है तो इसको आगे बिटवीन की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो किस माध्यम से जो है झगड़ा शुरू हुआ है? तो वो क्या है? थ्रू द मीडियम ऑफ कैची स्लोगन्स, और तब जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 506 नंबर सवाल देखा जाए। 506 क्या कह रहा है देखिए। एक्टिंग ऑन अ टिप ऑफ द एंटी रॉबरी स्क्वाड लेड बाय इंस्पेक्टर्स लेड अ ट्रैप for the robbers. Acting on a tip of the anti-robbery squad led by inspectors laid a trap for the robbers. इसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है फिर से, और ये जो है सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर है वो है नो एरर। ऑप्शन जो होगा आपका ई होगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। जब जब इससे मुलाकात होती है मुझे डर लगता है कि पता नहीं आप लोगों ने गलत किया सही किया, और ये इम्प्रूव तब होगा जब आप पेपर पढ़ेंगे, आपकी रीडिंग एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ढंग से समझने लगेंगे, और ये समझदारी करते करते आता है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग फिगर्स ऑफ डैमेज टू गेट एडिशनल कॉम्पनसेशन हैज बिगेन। कितनी बार इसकी चर्चा हो चुकी है? हैज के बाद BEGAN, ये जो है ये V2 है, गलत होगा, क्या हो जाएगा? हैज बिगन, तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्यों? बड़ा ही साधारण सा कंसेप्ट है, शुरुआती दौर से इसको पढ़ते आए हैं, और इस चैनल से टाइम एंड टेंस के दौरान तो इतनी बार इसकी चर्चा हुई है कि हैज, हैव, हैड के साथ वो अब के तीसरे फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो कि यहां पर है। गलत नहीं होना चाहिए, हुआ है, बड़े दुर्भाग्य की बात है, सोचने की जरूरत है, सोचिए और समझिए। चलिए
अगला सवाल देखा जाए 508, कह रहा है फार्मर्स इन इंडिया हु ग्रो द क्रॉप आर द वर्स्ट हिट, वर्स्ट नहीं द लगा हुआ है, वर्स्ट, द वर्स्ट हिट, फार्मर्स इन इंडिया हु ग्रो द क्रॉप आर द वर्स्ट हिट एज द इन्वेस्टमेंट दे मेक ऑन अ क्रॉप इज ह्यूज एज कंपेयर टू द प्रॉफिट। बिल्कुल वर्स्ट हिट हो जाएगा, यहां पर वर्स्ट नहीं, इसका सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। देखिए इसका क्या है, बैड, वर्स, वर्स्ट, ये है पॉजिटिव, ये है कंपैरेटिव, ये है सुपरलेटिव। इसके पहले द का प्रयोग होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर द वर्स्ट हिट, यहां पर जो अब तक का है उसमें सबसे वर्स्ट, सबसे बुरा, तो यहां पर वर्स्ट हटा करके वर्स्ट का प्रयोग करेंगे और इसीलिए जिसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। घबराइए नहीं, नैरेशन जैसे ही खत्म होगा हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी आपके सामने रखेंगे, पूरे तफसील से उसको पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट की बखिया उधेरेंगे, सेंटेंसेस को भी बनाएंगे, तब एरर भी सीखेंगे। चलिए अगला सवाल देखा जाए 509, क्या कह रहा है, कह रहा है द गवर्नमेंट इज मेड इट मैंडेटरी फॉर pharmacies to send copies of medical bills along with prescription of drugs and details of the patients. The government is made, यहां पर सेंस दूसरे तरीके का हो जाएगा, चूंकि सरकार ने यह मैंडेटरी बना दिया है फार्मेसीज के लिए टू सेंड कॉपीज ऑफ मेडिकल बिल्स अलॉन्ग विद प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ ड्रग्स एंड डिटेल्स ऑफ पेशेंट्स, तो यहां हो जाएगा गवर्नमेंट हैज मेड, नॉट इज मेड। इज मेड लिखना यहां पर गलत है, गवर्नमेंट ने बनाया है मैंडेटरी, इसलिए हो जाएगा हैज मेड। गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर फार्मेसीज टू सेंड कॉपीज ऑफ मेडिकल बिल्स अलोंग विद प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स एंड डिटेल्स ऑफ द पेशेंट्स, तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसीलिए जो 509 का आंसर होगा वो होगा ए। इसमें हम क्या करेंगे, इज, चूंकि यहां पर गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, गवर्नमेंट ने ही उस काम को किया है, मेरा सेंटेंस डोअर से शुरू हुआ है, काम करने वाले से शुरू हुआ है, इसलिए उसमें हम टेंस के सारे फॉर्मेट यानी नॉर्मल जो फॉर्मेट यूज करते हैं V1, V2, V3, V4 का, चूंकि सरकार ने ऐसा कर दिया है तो यहां पर हम क्या करेंगे, इज की जगह पर हैज मेड लगाएंगे और तब जाकर के ये सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए 510, 510वां, कह रहा है while these schools have a strong traditional hold, the reason for forming a consortium in India is to encourage cultural diversity for their institute, नहीं cultural diversity in their institute। ठीक है, यहां पर for का प्रयोग गलत है, यहां पर होगा इन का प्रयोग करेंगे और ये सारी जानकारी आपको व्यवहारिकता से मिलेगी। मैं बार बार कहता हूं, एक ही पेपर लीजिए, सप्ताह भर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पेपर पढ़िए सप्ताह में, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट इसमें बहुत बुराई है कि आप पेपर नहीं पढ़ते। और एक और चीज, बहुत सारे बच्चे, मैं जब पूछता हूं पेपर पढ़ते हो, हाँ सर पढ़ते हैं ना, दैनिक भास्कर। अरे भैया अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, आपकी अंग्रेजी की परीक्षा में कष्ट होता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं। और जब रीडिंग करेंगे तो ये सारी चीजें जो है व्यवहारिकता वाली है कि while these schools have a strong traditional hold, the reason for forming a consortium in India is to encourage cultural diversity in their institutes, तब जाकर के बिल्कुल सही होगा। और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। हम क्या करेंगे, for को हटाएंगे, उसकी जगह पर in लगाएंगे, तब ये सही हो जाएगा। चलिए 511वां सवाल देखा जाए, क्या कह रहा है कि द गवर्नमेंट सुन विल मेक, नहीं पहले हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर जाके कुछ और, द गवर्नमेंट विल सुन मेक, क्रम चेंज करेंगे और कुछ नहीं, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे फिर उसके बाद सुन लिखेंगे तब जाकर के मेक लिखेंगे। और इसीलिए जो 11वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। यहां पर क्रम गड़बड़ है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लिखा जाता है, उसको वरीयता देंगे कि द गवर्नमेंट विल सून मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और तब जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 11 का क्या हो गया, ए। चलिए अगला सवाल देखा जाए 512वां, कह रहा है स्कूल चिल्ड्रन हु सो फार हैव हैड rationed access to
द फ्यू प्लेग्राउंड्स इन द सिटी, नॉट ऑन द सिटी। ये सब साफ व्यवहारिकता की बातें हैं भाई। प्लेग्राउंड्स इन द सिटी होगा, ऑन द सिटी होने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए 12वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? प्लेग्राउंड्स ऑन द सिटी नहीं होता है, प्लेग्राउंड्स इन द सिटी। कह रहा है द फ्यू प्लेग्राउंड्स इन द सिटी मस्ट बी हैप्पी बाय द रीसेंट मूव, और तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए 512वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए इस सेशन का आखिरी सवाल 513वां क्या कह रहा है कि द कपल्स वर्क इन अपग्रेडिंग रूरल टेक्नीशियंस हैज सेट अ बेंचमार्क फॉर फ्यूचर जनरेशंस। बेंचमार्किंग नहीं, बेंचमार्क, हैज सेट अ बेंचमार्क, और तब जाकर के बिल्कुल सही होगा कि द कपल्स वर्क इन अपग्रेडिंग रूरल टेक्नीशियंस हैज सेट बेंचमार्क फॉर फ्यूचर जनरेशन। सी में क्या करेंगे? बेंचमार्किंग को चेंज कर देंगे बेंचमार्क में, और तब जाकर के जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, और ये मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा सेट था, तो क्या हो जाएगा 513 में का सी। इसमें कुछ भी नया नहीं आया, सब पुराने के आधार पर है। क्रम व्रम बदलना है, बहुत सारी बातें जो है न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। जैसा कि मैं आपको कहता आया हूं कि अगर आप एक एफिशिएंट रीडर हैं, धीरे धीरे आप न्यूज़पेपर को पढ़ते रहते हैं, तो आपके अंदर वो कैपेसिटी, वो समझदारी, वो सूझबूझ जरूर जाग जाती है कि नहीं, ऐसे नहीं लिखते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है। करते करते ये अनुभव आपको होने लगता है। बहरहाल उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक को नीचे लिख करके सूचित करें। साथ ही कुछ ऐसी बात है जो मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ मतभेद रखती है, तो उसे भी नीचे लिख करके सूचित करिए। बहुत जल्द नए सेट और उस समस्या के समाधान के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए सोशल नेटवर्किंग साइट पर, मित्रों को बताइए, पढ़िए, पढ़ाइए। समय यहां से विदा लेने का। अगले दिन फिर एक रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।